रामपुर की पॉलिटिक्स में आज़म खान का काफ़ी दबदबा रहा है और आप उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं एज अ पब्लिक रिव्यू। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? उन्होंने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया जब वो सत्ता में थे। आप माजी उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए रामपुर के पुराने आदमी जानकार से कि आज़म खान की राजनीति कैसे शुरू हुई। वो किराए के मकान और लमरेटा स्कूटर से शुरू हुए थे। आज हिंदुस्तान के 10 बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है। तो ये पैसा उन्होंने कहाँ से बनाया है? ये पॉलिटिक्स से बनाया है। अच्छा, जो स्मार्ट मीटर का एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार कर रही है, उसमें ख़राबी क्या थी साहब? और उसमें अच्छाई क्या है? ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट तरीके से लूट, अडानी के मीटर लगाकर प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर उत्तराखंड की सरकार या अलग अलग स्टेट्स में ये हो रहा है, ये सरासर जाती है। आपको राघव चड्ढा की तरह नहीं लगता कि आप सही आदमी गलत पार्टी में? अब देखिए, राघव चड्ढा साहब को पहचान देने वाली आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा को 10-12 साल पहले कौन जानता था? कोई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, उनको दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, फिर उनको राज्यसभा भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट कुर्सियों पर उन्होंने काम किया है आम आदमी पार्टी में। आज वो डर गए भारतीय जनता पार्टी से या लालच में सौदा कर लिया? दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। आज हमारे साथ हैं रामपुर की सियासत का एक ऐसा नाम जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एक ऐसे लीडर जो सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल पर सोशल वर्क के ज़रिए लोगों से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। रामपुर और यूपी की पॉलिटिक्स में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही तालीम, तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए वो एजुकेशन, हेल्थ और यूथ इश्यूज़ पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे उनकी पॉलिटिकल जर्नी, कंट्रोवर्सीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ और फ्यूचर विज़न के बारे में खुलकर बात करेंगे। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लौटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अपनी इनलाइंस के साथ मैं इस्तकबाल करूँगा हमारे गेस्ट मिस्टर फैसल खान लाला जी का। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारी टीम की तरफ से भी। तो आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये पॉलिटिकल जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या ऐसा इंसिडेंस था जिससे आपको लगा कि आपको एक पॉलिटिक्स में आना चाहिए? सच कोई कहीं से शुरुआत नहीं हुई। मैं पहले कांग्रेस में था जी। और कांग्रेस के बैनर पे मैं काफ़ी काम करता रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद यूपी में आज़म खान मंत्री बने और सपा की सरकार रही जी। तो आज़म खान अपने जितने भी पॉलिटिकल मुखालिफ हैं उनको नहीं चाहते कि वो उनके सामने खड़े हों, उनको आईना दिखाएं। बेशक। तो चूँकि हम उस वक्त बड़े नौजवान थे, कम उम्र थे, तो जहाँ जहाँ ज़ाती होती थी, किसी के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, किसी को नाजायज़ सताया जा रहा है, तो उन मुद्दों को मैं उठाने लगा। तो वो उनको बहुत नापसंद आया। तो 2-3 बार जेल जाना पड़ गया उस ज़माने में। फिर जब जेल से निकले तो पब्लिक का सपोर्ट आया, पब्लिक ने पसंद किया और आकर अप्रिशिएट किया कि भाई आप इस कम उम्री में मुद्दे उठा रहे हैं और उसके बदले में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी फैक्ट्रियां थीं, उसके लाइसेंस कैंसिल हो गए, हमारी मार्केट गिरा दी गई। तो हल्के हल्के वो लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ गई और उसको सॉल्व करने में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। वकीलों में बैठना हुआ, हाई कोर्ट में जाकर अपनी चीज़ों को डिफेंड किया और वहाँ से बहुत सारी राहत मिली जी। तो बस एक हल्के वो पॉलिटिक्स की तरफ चीज़ें जाती चली गई और आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। आम आदमी पार्टी के बैनर पर कोशिश करता हूँ कि जो पब्लिक के जायज़ मुद्दे हैं, जो सरकार से एक ज़रूरत की चीज़ पब्लिक चाहती है, उन मुद्दों को उठाऊँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। रामपुर जैसा पॉलिटिकली सेंसिटिव इलाका, जैसे कि आपने अभी कुछ एग्जांपल भी बताए, उस इलाके में अपनी एक अलग पहचान बनाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? देखिए, चैलेंज तो कोई भी फील्ड होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है और कौन टिका रहता है।
बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पर ठहरे रहना ठहरना कमाल है। बेशक। तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं जब कोई चैलेंज सामने आता है, तो सरेंडर कर देते हैं, बैकआउट हो जाते हैं, उन मुद्दों से भटक जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही कि चाहे कितना ही जुल्म क्यों ना हो जाए, कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल। बंदे के हाथ में नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता रहा, मुद्दे उठाता रहा। उस ज़माने में यतीम खाने बस्ती का मुद्दा मैंने बहुत ज़ोर शोर से उठाया, जिसको डिमोलिश कर दिया गया, 40 परिवारों को बेघर कर दिया गया। बिल्कुल। डोंगरपुर बस्ती का मुद्दा मैंने उठाया, ताशका के अंदर मकान तोड़े गए उसका मुद्दा मैंने उठाया, और उसी के एवज़ में मुझे कई कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में भी बहुत प्रताड़ित किया सरकार ने उस ज़माने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस सबको लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया जो बहुत कमज़ोर थे, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उससे एक हिम्मत भी मिलती गई, लोगों ने दुआएं भी की। तो आज अपनी जगह पे स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह और काम कर रहे हैं। आपने जैसे कि बताया कि आप आईएनसी में थे, आप आईएनसी में भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फिर आईएनसी से आपने फैसला लिया कि आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसका क्या मेन रीज़न था, आपने क्यों ये शिफ्ट किया, क्या ग्राउंड रियलिटी, दोनों की सोच में, विज़न में क्या फ़र्क है? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक्सपेल किया 6 साल के लिए, और वो इसलिए किया कि यूपी में गठबंधन था 2017 के चुनाव में, ठीक है। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का। तो हमने गठबंधन धर्म भी निभाया, जबकि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, बावजूद इसके हमने गठबंधन धर्म निभाया। और मेरी बनारस में ड्यूटी लगा दी गई पार्टी की तरफ से, मैंने रामपुर छोड़ दिया। तो मैं बनारस में काम करता रहा चुनाव के दौरान। उसके बाद 19 में ये हुआ कि हम इश्यूज उठा ही रहे थे पहले की तरह जी। तो हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोका गया कि आप जो हैं आज़म खान के इशू पे नहीं बोलेंगे, और जो उनको आप एक्सपोज कर रहे हैं ये काम मत करिए। जी। तो मैंने कहा भाई इन लोगों की लड़ाई तो मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ, 2012 से या 11 से ही शुरू हो गया था, और अब इंसाफ मिलने की तरफ मैं जा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी कर रहा हूँ, अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो ये काम तो नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया, और नोटिस के बाद मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं तो गरीबों के मुद्दे उठाता हूँ, मेरी यही आइडियोलॉजी है, और मैं कांग्रेस पार्टी में भी इसी आइडियोलॉजी के साथ हूँ कि कांग्रेस गरीबों की आवाज़ उठाती है, और आप मुझे रोक रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे नोटिस के जवाब के बाद मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं इंडिविजुअल अपने प्लेटफॉर्म पर काम करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, और जहाँ जहाँ भी ज़्यादती हुई, उस ज़माने में समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे आज़म खान, वो ज़्यादती कर रहे थे, तो उनको एक्सपोज करता रहा, उनकी चीज़ों को उठाता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो आज़म खान ने रामपुर में किया था, बिल्कुल। बुलडोज़र की राजनीति। तो आज इनके ख़िलाफ़ भी उतना ही मुखर होकर बोलता हूँ जितना उनके, क्योंकि सवाल सिस्टम से होना चाहिए। अब कुर्सी पर जो शख्स होगा, सवाल उसी से तो होगा। तो फिर वो आम आदमी पार्टी के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। संजय सिंह साहब ने लखनऊ में पार्टी ज्वाइन कराई जी। मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियाँ पहले भी अच्छी लगती थी। मैं हालांकि कांग्रेस में था, लेकिन जो उनके अच्छे काम थे वो अच्छे लगते थे। बिल्कुल। तो बिजली फ्री दे रहे थे वो दिल्ली के अंदर, और हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे उन्होंने कर दिए थे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र करने को मिल रहा था। तो हर लेवल पर जो एक सरकार से उम्मीद होती है, वो सारे काम आम आदमी पार्टी 2012 में जैसे इस्टेब्लिश हुई दिल्ली के अंदर, तो वो कर रही थी। तो मैं दिल में उस पार्टी को पसंद तो कर ही रहा था, लेकिन अब मेरे खून में इतनी गद्दारी भी नहीं थी कि मैं एक चीज़ को पसंद करूं और जल्दी से अपना फ़ैसला बदल के पार्टी छोड़ूं और उस पार्टी में शामिल हो जाऊं। तो वो खुददारी थी, वो मौका कांग्रेस ने दे दिया, मुझे खुद ही निकाल दिया जी। कि मैं पार्टी छोड़ नहीं सकता था खुद। मेरे खून में ऐसी गद्दारी नहीं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, उसको छोड़ के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँ या किसी और अच्छी जगह बेहतर मुस्तकबिल देखकर ट्रांसफ़र कर लूँ अपने आप को। तो जब उन्होंने निकाल दिया तो फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, और कैसा था आपका स्पोक्स पर्सन बनने तक का सफ़र?
और उसके बाद आपको क्या लगता है क्या ग्रोथ रही है आम आदमी पार्टी की, ख़ास तौर पर यूपी में, क्योंकि आपके पास ही एक तरीके से कमान है, आप ही कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो उसको बढ़ा रहे हैं, और क्या लगता है आपको फ्यूचर है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है। जो वाकई में सरकार से ज़रूरत है लोगों की, वो उन ज़रूरतों पे काम कर रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी का ही गवर्नेंस मॉडल है जो और पॉलिटिकल पार्टियां उसको सिर्फ ज़बानी हद तक कहती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। मिसाल के तौर पर बिजली पब्लिक की फ्री होना आम आदमी पार्टी से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर गरीब आवाम की भी बिजली फ्री की जा सकती है। इस सपने को सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने सच करके दिखाया तो वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा अलग अलग चुनाव के दौरान कि हम बंगाल में आ गए तो बिजली फ्री कर देंगे, हम कर्नाटक में आ गए तो बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन किसी ने किया नहीं। आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जिसकी पूरे हिंदुस्तान में केवल एक सूबे में सरकार है, वो है पंजाब। और पंजाब के अंदर ही केवल बिजली फ्री है 300 यूनिट, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली में भी दोबारा से नहीं है। दिल्ली में भी उन्होंने हल्के हल्के चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और बड़े उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें डाल दी हैं कि लोगों को सहूलत मिल नहीं पा रही है। एग्जैक्टली। रामपुर की पॉलिटिक्स में आज़म खान का काफ़ी दबदबा रहा है और आप उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं एज अ पब्लिक रिव्यू। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? देखिए, आज़म खान का कोई मैं व्यक्तिगत मेरी उनसे लड़ाई नहीं है और जो उनकी विचारधारा है उसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठा रहा था, और वो विचारधारा किसी भी व्यक्ति की होगी तो मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। उन्होंने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया जब वो सत्ता में थे। आप माजी उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए रामपुर के पुराने आदमी जानकार से कि आज़म खान की राजनीति कैसे शुरू हुई। वो किराए के मकान और लमरेटा स्कूटर से शुरू हुए थे। आज हिंदुस्तान के 10 बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है। तो ये पैसा उन्होंने कहाँ से बनाया? ये पॉलिटिक्स से बनाया, क्योंकि उनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, उनकी कोई कारखाना नहीं, कोई जॉब नहीं, केवल राजनीति कर रहे थे वो। बिल्कुल। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है। तो वो दोनों हाथों से सरकार को लूट रहे थे मुसलमानों का फेवर दिखाकर, लेकिन बदले में मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। आप रामपुर के लोगों से अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर किया है, सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है, वो उन्होंने मुसलमानों को किया है। जितनी बस्तियों पे बुलडोज़र चले हैं वो सब मुसलमानों की हैं। आज जितने केसेस आज़म खान के ऊपर हैं वो सारे मुसलमान लोगों ने कराए हैं रामपुर के, और बड़े गरीब लोगों ने कराए हैं, हैंड टू माउथ हैं। ऐसे लोग आज़म खान जैसे बड़े व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों कराएंगे? क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। बिल्कुल। उनको परेशान किया गया था, उनकी जगहों पे कब्ज़े करके आज़म खान की ट्रस्ट को दिए गए थे, इस वजह से उन्होंने अपने मुकदमे कराए हैं। तो आज़म खान का दबदबा सरकारी तौर पर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको करीब से जानने वाला व्यक्ति उनको अच्छा मानता होगा। दूर से बैठकर आदमी अच्छा सोच सकता है उनके बारे में जो उनको मिला नहीं हो, क्योंकि वो उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करना, शेर व शायरी करना, मुसलमानों की बात करना, तो वो मुसलमानों को पसंद आ सकता है। लेकिन अगर करीब से जाकर कोई उनसे मिलेगा तो उनको पता चलेगा कि इनके अंदर कितना जहर है और ये केवल अपने ही फ़ायदे के लिए मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं। बेशक। तो इसीलिए आज देखिए कि इतना वक्त हो गया, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उनको सज़ाएं पड़ रही हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई है उन मामलों के अंदर, यूँ सज़ाएं पड़ रही हैं। हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई, हम इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठे हैं, हमारे ऊपर फेक मुकदमे लगाए, आज़म खान ने जेल में भेजा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोर्ट ने राहत दी, क्योंकि वो फेक थे। हमें कोर्ट ने राहत दी, हमारे लाइसेंस कैंसिल किए गए, हमारी फैक्ट्रियों पर बुलडोज़र चले, हमारी मार्केट पर बुलडोज़र चले, सब में कोर्ट ने राहत दी। दोबारा से इन्हीं की सरकार में हमारी फैक्ट्रियाँ भी चली, हमारी मार्केट भी बनी, सब कुछ अपनी जगह पे स्टेबल हो गया, क्योंकि वो फेक केसेस थे, फेक थी पूरी कार्रवाई उनकी, वो दमन की राजनीति थी उनकी। तो इन्होंने तो कहा था कि ऊपर के फैसले ऊपर वाला और नीचे के फैसले हम करते हैं, हमारी सरकार करती है। क्या अल्लाह को ये घमंड मंजूर हो सकता है कभी? और इसके भी गवाह हैं लोग, जिन्होंने कानून सुना है, आंखों से देखा है। यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी जा रही थी 2005 में, मैंने सुना है वो स्टेटमेंट इनका। पूरी सरकार बैठी थी मंच के ऊपर, आज़म खान स्पीच देने आते हैं, कहते हैं कि
सुनो रामपुर वालों, आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऊपर के फ़ैसले ऊपर वाला और नीचे के फ़ैसले हम करते हैं, हमारी सरकार करती है और सरकार आपके सामने बैठी है। तो इतना बड़ा बयान देना, अनाउज़ुबिल्लाह, आप अपने आप को ज़मीन का हाकिम बता रहे हैं और ऐसा हाकिम बता रहे हैं कि नीचे के फ़ैसले आप करेंगे। आप करेंगे। तो अल्लाह ने बता दिया कि ऊपर के फ़ैसले भी हमारे ही ज़ेर असर होते हैं और ज़मीन के फ़ैसले भी हम ही करते हैं। आज इसीलिए कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, परेशान है। हालांकि अब हमदर्दियाँ भी हैं हमारी, ठीक है, आपने किया ज़ाती की जो कि नहीं होना चाहिए थी, तो मैं खैर दुआ भी करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह उनकी आसानी करे और उनको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे अगर हम कहीं गलती पर हैं तो, और हमसे कोई ज़ाती हो रही है अल्लाह ना करे, तो हमें भी अल्लाह हिदायत दे। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको राहत मिले, उनके परिवार को। आपने आज से तकरीबन 10 साल पहले एक आरोप लगाया कि आज़म खान साहब ने अपने एक पुलिस ऑफिसर से कहकर आपकी फैक्ट्री पर फायरिंग करवाई और उसमें आपको फेक एनकाउंटर में मारने की साजिश की गई। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई थी? देखिए, हुआ ये था कि ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि मुलायम सिंह यादव जी का एक जन्मदिन रामपुर के अंदर मनाया जा रहा था। तो पूरी सरकार रामपुर में आई थी, विक्टोरिया बग्गी और पता नहीं क्या क्या, 2-2.5, हाँ, कई करोड़ रुपए लगाकर पूरे रामपुर को सजाया गया था। तो उससे करीब 2 महीने पहले इन्होंने ताशका बस्ती में करीब 29 मकान तोड़े थे और वो मकान तोड़ने के बाद वो लोग वहीं पे टेंट लगा के रहने लग गए थे, मलबे के पास ही। तो हमने ये सोचा कि मुलायम सिंह यादव जी रामपुर में हैं और अपने जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, सरकार भी होगी, तो ये करोड़ों खर्च करके उनका जन्मदिन मनाएंगे और हम जो हैं गरीबों के बीच रात गुजारेंगे, हम यहाँ इनका केक काटेंगे, मुलायम सिंह यादव जी का एक सेलिब्रेट करेंगे, ताकि जब अखबार में अगले दिन खबर छपेगी तो मुलायम सिंह यादव जी की नज़र पड़ेगी कि यार ये कुछ गरीब लोग हैं, इनके मकान तोड़ दिए गए, यहाँ पे भी इन लोगों ने हमारे लिए सेलिब्रेशन रखा था। तो शायद उनको तरस आएगा और वो इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे कि सरकारी तौर पर इनको कोई सुविधा दी जाए, क्योंकि इनको बेघर कर दिया गया है और ये टेंटों में रह रहे हैं अपने परिवारों के साथ। बाखुदा सिर्फ इसी नीयत से मैंने ये काम किया था। आज़म खां को पसंद नहीं आया। रात को हम गए, वहाँ पे बैठ गए बस्ती में, हमने खाना वाना बनवाया, उन्हीं के टेंट में रात को रुके। 1 बजे के आसपास पुलिस आ गई वहाँ गिरफ़्तार करने के लिए कि आप यहाँ पे शांति भंग कर रहे हैं लोगों की। हमने कहा भाई, शांति भंग, हम किसी के टेंट में बैठे हैं और उसकी मर्ज़ी से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, आप किसकी शांति भंग कर दी, किसने शिकायत की है? बोले नहीं, आप शांति भंग कर रहे हैं। उठा के ले गए ज़बरदस्ती मुझे, मेरे साथियों को वहाँ से। रामपुर से कोई 12-15 किलोमीटर दूर शहजादनगर थाना, वहाँ जाके हमें टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री का टॉर्चर, जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है, वो हमारे साथ किया थाने में, और 151 लगा के हमें जेल में डाल दिया। 3 दिन तक जेल में रहे। मुलायम सिंह 3 दिन रामपुर में रहे, हम 3 दिन जेल में रहे। जेल से छूटे तो मैंने उन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा फ़ाइल किया कोर्ट के थ्रू जिन्होंने हमें वहाँ टॉर्चर किया था। वो मुकदमा जैसे फ़ाइल हुआ, अगले दिन इनका एक COCT है आले हसन, क्योंकि वो उसकी पूरी टीम थी जो सादे कपड़ों में उसके लिए काम करती थी, लोगों को घरों से उठाना, टॉर्चर करना, चरस के मुकदमे लगाना, वो उसलिए उसने रखा हुआ था। हमने उस टीम के ऊपर मुकदमा किया। अगले दिन आले हसन रात को 11-11:30 के आसपास, मैं बस निकलने की तैयारी कर रहा था घर के लिए, ये फैक्ट्री पे आ गए 3-4 गाड़ी फोर्स लेकर और हड़काने लगे कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, हमारे पुलिस के ऊपर मुकदमा भी लिखवाओगे, अभी जेल से छूट के आए हो, तुम्हें अकल नहीं आई है? तो मैंने कहा भाई, मैंने तो कोर्ट में केस किया है, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मेरे ऊपर एक केस और कर दो, मैं बेल पे आया हूँ। तो खूब इन्होंने मेरी लेबर को पीटा, कमरों से निकाल कर। एक छोटा अपने साथ वो पिकअप टाइप की गाड़ी थी, वो लेकर आए, उसमें मेरी टाइल्स इंटरलॉकिंग बनती थी उस ज़माने में, वो भर के ले गए कि तुम नकली टाइल बना रहे हो, इसकी जांच करेंगे। तो नकली टाइल बना रहा हूँ, उसकी जांच पुलिस करेगी? क्यों करेगी पुलिस जांच? और मैं किसी सरकार को सप्लाई नहीं करता, मैं तो प्राइवेट लोगों को सप्लाई करता हूँ, पेट्रोल पंप पे, बारात घरों में अपनी टाइल सप्लाई करता हूँ। अगर मैंने नकली बनाई है, किसी को धोखा दिया है, तो वो आदमी शिकायत करे कि फैसल लाला ने इतना रेट कहा था, ज़्यादा रेट ले लिया, घटिया माल दिया है। ऐसी भी कोई शिकायत नहीं थी।
शिकायत क्या थी कि आज़म खां के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ आप मुकदमा क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरा फिर से वही फैक्ट्री के अंदर हंगामा और मारपीट और ये सब। बहरहाल मैं किसी तरह से, मैंने कहा पुलिस वालों से उलझना बेकार है, पूरी फोर्स है, पकड़ के पीटेंगे भी और फिर बंद कर देंगे। मैं फैक्ट्री से निकल कर भागा, वहाँ से जान बच पाई। अगले दिन फिर मैंने जाके कोर्ट में ये पूरा इंसिडेंट बयान किया और फिर एक मुकदमा मैंने फ़ाइल कराया इनके ऊपर। तो वो ये मामला था। अच्छा साहब, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम भी ये चीज़ देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी बराबरी से हो रही है। हमारी जो बातें सुनती हैं आप, आम आदमी पार्टी जैसे जो लोग हैं जो हमारी कौम के साथ भी खड़े हैं और बहुत सारे हमारे इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो कहीं ना कहीं यही सेपरेशन हो जाता है जो आपने बताया जी। कि जो हिंदू हैं वो इधर चले जाते हैं बीजेपी की साइड, मुस्लिम में एक अपना जो जहाँ वोट देता आ रहा है वहीं वोट देता है। तो इनका आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इन फ्यूचर इन सब बातों का? देखिए, आप इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखिए, इस्लाम किस तरीके से फैला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की तो उनके अपने अजीज़ उनके मुखालिफ हो गए थे मक्का के अंदर, और चंद लोग उनके साथ थे, बहुत चंद लोग, मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं आप। ठीक है। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उन लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया गया है, मक्का के अंदर उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने पर पत्थर रखकर और उनको मक्का की गलियों में गर्मी में घसीटा जाता था। ये दर्ज हैं सारी बातें इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। उसके बावजूद वो साबित कदम रहे और उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। यही तो चाहते थे मक्का के कुरैश कि ये इस्लाम छोड़ दें, वापस अपने धर्म में आ जाएं, अपने दीन में आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह एक है, उसी की हमें इबादत करनी है। जुल्म बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और उनकी तादाद भी दिली दिल में बढ़ती चली गई। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, बहुत सारा हिंदूज़ का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका, जो दिल ही दिल में इन बातों को नफ़रत की नज़र से देखता है कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। आप यूँ जुल्म कर रहे हैं कि भाई ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, भाई अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बेशक। और ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है कि इसमें सभी धर्मों को अपने अपने धर्म की इबादत करने की, अपनी कस्टम्स को फॉलो करने की आज़ादी है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप फोर्सफुली लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इंसाफ आदमी मांगने जाता है थाने में तो मुसलमान को दूसरे चश्मे से देखा जाता है। बेशक। कहीं पर भी आप जाएं तो हर कहीं हाँ। ये हो रहा है कॉर्पोरेट तो में, इससे हर जगह। कुछ लोग इत्तेफाक रख सकते हैं जो पॉलिटिकल भाजपा के कोर लोग हैं, लेकिन भाजपा के अंदर ये एक बहुत बड़ा तबका है जो देख रहा है कि इंसानियत का भी चश्मा कुछ होता है, कि ये ज़ाती हो रही है, और दिली दिल में वो लोग इस काम को बहुत नफ़रत की नज़र से देखते हैं। इसीलिए आज हमारा मुल्क अभी भी बहुत हद तक यूनिटी, यकजहती दिखती है हमारे प्रोग्राम्स में। बिल्कुल। गंगा जमुना तहजीब आज भी हमारे प्रोग्राम्स में दिखती है, बेशक। क्योंकि वो लोग आज भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जो हिंदूज़ के अंदर अच्छे पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कहीं पर भी कोई ज़ाती होती है, अब देखिए कोटद्वार के अंदर क्या हुआ, कौन आया निकल के? दीपक ने कितने मजबूती से स्टैंड लिया, वो एक बुजुर्ग के फेवर में बिल्कुल लिया कि नहीं लिया। और ना सिर्फ तो स्टैंड लिया, ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है, बहुत है दीपक जैसे लोगों की, लेकिन बस थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर पाते हैं खुलकर सामने आने की। दिल ही दिल में वो पसंद करते हैं कि भाई ये मुसलमान क्या मांग रहे हैं आपसे, कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उनको इबादत भी नहीं करने दे रहे हैं। तो हल्के हल्के वक्त बदलेगा, ज़ाती हमेशा कायम नहीं रहती है, हुकूमतें नहीं चलती हैं, दौर बदलते हैं। हिटलर का भी दौर बदला, आज देख लीजिए वो इमारतें खंडर पड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। रामपुर की इमारतें देख लीजिए आप, खंडर पड़ी हुई हैं जिन लोगों ने बनाई हैं। पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब से दुनिया कायम हुई है किसी भी चीज़ को कोई सलामत नहीं रहा। कैसर और किसरा के ख़जाने नहीं रहे, फ़िरौन की फ़िरौनियत नहीं रही, बेशक। नमरूद नहीं रहा। ये सब हिस्ट्री हो जाएंगे।
आने वाली नस्लें इनको बुरी नज़र से देखेंगी, बिल्कुल। जो आज जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। अगर रामपुर में आपको कोई भी 3 बदलाव करने का मौका मिले तो आप वो क्या बदलाव करेंगे? रामपुर में बेरोज़गारी बहुत है, लोग बहुत ही गुर्बत में हैं। पढ़े लिखे लोग हाथों में डिग्रियां लेकर चाइना की रिक्शा और पेंडल की रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। बिल्कुल। मेरे साथ के मैं कई लड़के देखता हूं जो मेरे साथ पढ़ते थे, आज वो मुंह पे ढाटा बांध के रिक्शा चलाते होते हैं। और दूसरा, एजुकेशन के इदारे बहुत कम हैं। हम्म, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा लॉ कॉलेज नहीं है वहाँ पर। एग्जैक्टली। तो कोई अगर बच्चा पढ़ने की तरफ जाना चाह रहे, कोई मेडिकल की तरफ जाना चाहे, कोई लॉ करना चाहे, कोई अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहे, तो वो नहीं है स्कोप्स रामपुर में आज भी। बिल्कुल। तो उसके लिए उसको बाहर सफ़र करना पड़ता है। अब बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चियां बाहर जाकर सेफ महसूस नहीं करती हैं। एग्जैक्टली। तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइमरी लेवल के स्कूल हों या फिर कॉलेजेस हों, बहुत ही ज़रूरत है। और दूसरा, एक इंडस्ट्री या फिर एक बिज़नेस ऐसा हो कि जिससे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सके। और उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्लान था हमारे पास। ठीक है। जैसे पुरानी सिक इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, रामपुर में शुगर फैक्ट्रियाँ रामपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब था। ठीक है। कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था नंबर 2 पर इंडस्ट्री के मामले में। इतनी हंसा साइकिल की फैक्ट्री रामपुर में थी, बुलंद शुगर फैक्ट्री रामपुर में थी, रज़ा शुगर फैक्ट्री रामपुर में थी, रज़ा टेक्सटाइल रामपुर में थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं। ये सब बंद पड़ी हैं। आज भी इनके यूनिट्स लगे हैं, जगह अपनी जगह पर कायम है, कमरे बने हैं। ये क्या हुआ कि ये सरकार ने इनको एक तरह से एक्वायर कर लिया है। अब ये खंडर पड़ गई हैं सारी इमारतें, जगहें, इनका कोई यूज़ नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि आप पैसा नहीं लगा सकते, मत लगाइए। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाइए रामपुर जैसी जगह में। और एक रामपुर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पूरी यूपी पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाइए और कहिए ये जगह है, ये सिक इंडस्ट्री पड़ी है, जो चीज़ इसमें से काम की हो उसको इस्तेमाल करिए, जो काम की नहीं हो आप यहाँ नया यूनिट लगाइए और इसको चलाकर यहाँ के लोगों को रोज़गार दीजिए। आप जोड़िए रोज़गार से, और लीज़ पर दे रहे हैं हम आपको। तो सरकार का कोई पैसा नहीं लगा, बल्कि सरकार को और रिटर्न मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को लीज़ पर कोई चीज़ मिलेगी, अभी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों को कोई चीज़ मिलेगी तो ये बदले में सरकार को कुछ पैसा देंगे। बेशक। ये इंडस्ट्रियाँ चल जाएंगी, इन जगह का अच्छा यूज़ हो जाएगा और लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो ये एक प्लान हो सकता है, लेकिन सरकारों की नज़रें नहीं है इस तरफ। ठीक है। सरकार तो चाहती है कि नाले के गैस से जो है चाय बनाए और चाय का ठेला लगा के पकौड़े बनाएं और ये बेचें। हाँ। तो जिस सरकार का सबसे टॉप का लीडर ये सोच रख सकता हो, तो वो क्या लोगों को रोज़गार देगा या एजुकेशन देगा? जो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया हो, तो क्या रोज़गार की बात करेगा? और आपने तो उनका एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था। हमने करके देखा, हमने कहा भाई इतने बड़े आदमी झूठ थोड़ी बोलेंगे। उन्होंने भाई 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, विश्व गुरु हैं। तो गुरु तो हमेशा अच्छी ही बात बताएगा, काम की बात बताएगा। तो उनका स्टेटमेंट सुना कि भाई नाले के गैस से चाय बनाकर जो है रोज़गार से जोड़ा जा सकता है फ्री में लोगों को। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब ये गैस के सिलेंडर महंगे हो गए और गैस में परेशानी आई, तो बनी नहीं चाय। बथेरी कोशिश करी, नाले में पाइप डाला हमने, गैस वैस ये सब हमारे साथी वाथी सब थे, देखा। नहीं बनी चाय। तो तब पता चला कि ये आदमी झूठ बोलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आप देंगे, आप खुलकर बोलेंगे, जिससे लोग बोलने से डरते हो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में या मौजूदा हालात के बारे में? देखिए, लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोलने से डरते हैं। कोई भी इशू हो, वो अपना सबसे पहले नफ़ा नुकसान देखते हैं कि अगर हम सरकार की इस नीति के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, हमारे घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये डर दूर करना पड़ेगा। अगर ये डर गांधी जी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब में, खान अब्दुल गफ्फार खान के दिल में होता तो हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं हो पाता। इन लोगों ने
बलिदान दिए हैं। हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत योगदान दिया है, तब जाकर हम आज खुली हवा में बैठे हैं और सांस ले रहे हैं। तो वो लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अपनी सारे सहूलतों को पीछे छोड़ना पड़ा, एसी रूम से निकलकर बाहर सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत को गलत कहना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी बदलाव मुमकिन है। आप सोचें कि सिर्फ आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अखबार की हेडलाइन पढ़ें और सोशल मीडिया पे ख़बरों को देखकर सिर्फ तबसरा कर दें कि भाई ये ज़्यादती हो रही है, ये अच्छा हो रहा है, और ख़ुद का कोई पार्टिसिपेट नहीं है, बदलाव नहीं हो सकता। तो चंद मुट्ठी भर लोग ही बदलाव लाते हैं। कभी किसी भी क्रांति को आप उठाकर देख लीजिए। अच्छा, जो स्मार्ट मीटर का एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार कर रही है, उसमें ख़राबी क्या थी साहब? उसमें अच्छाई क्या है? स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी, ठीक है, याद है आपको? हाँ हाँ बेशक। कितना वक्त हो गया, कौन से हिंदुस्तान के अंदर एक स्मार्ट सिटी इन्होंने बना दी है? ज़रा बता दीजिए आप कि लोग आज जो लोगों का मेयार ज़िंदगी है वो क्या है। आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, किन लोगों के घरों पे लगा रहे हैं? जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। कम से कम 80 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इस लेवल पर जीते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इनका कहना है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन बांट रहे हैं, इनकी सरकार दे रही है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है। अब वो गरीबी रेखा का उनका पैमाना क्या है कि वो 8 या 10 हज़ार रुपये कमाते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाते होंगे, जब भी तो वो गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। ऐसे लोगों के घर पे आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, और वो इतना तेज़ भाग रहा है कि शायद मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़े दे रहा है वो भागने के मामले में। ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट तरीके से लूट, अडानी के मीटर लगाकर प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर उत्तराखंड की सरकार या अलग अलग स्टेट्स में ये हो रहा है, ये सरासर ज़ाती है। बिजली एक मूलभूत सुविधाओं में से एक सुविधा है आज लोगों की जीने के लिए। जिस तरह से पहले रोटी, कपड़ा और मकान होता था, आज बिजली भी एक सुविधा है। बिना बिजली के लोग सरवाइव नहीं कर सकते। आप बंद कर दीजिए ज़रा एक महीने के लिए बिजली, देख लीजिए क्या कैसे सिस्टम चलेगा। पूरी सरकारें ठप हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा बिना बिजली के। तो ये मूलभूत सुविधाओं में से एक सुविधा है, इसको तो आपको फ्री कर देना चाहिए पब्लिक के लिए, लेकिन आप लूटने पे लगे हैं। बांग्लादेश को आपके दोस्त बिजली सप्लाई कर रहे हैं और सस्ती बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश को। हिंदुस्तान के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। आप अगर यूनिट का रेट देखें, 7-7.25 रुपये पर यूनिट बिजली का रेट है, महंगी। और वो मीटर अगर घर में कोई नहीं है, ताला पड़ा है, तो मीटर की जो उसमें ब्लिंक करती है लाइट, उस तक का वो बिल ले लेते हैं। मीटर के अंदर जो सप्लाई आ रही है उस तक पे यूनिट चलता है। और अब आप प्रीपेड, लोगों ने बहुत सारे प्रीपेड चलो एक्सेप्ट कर लिया, आपने ज़बरदस्ती लगा दिए, कोई बात नहीं, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, आपने लगा दिए। जबकि उसमें भी विकल्प है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप प्रीपेड लेंगे या पोस्ट पेड लेंगे। जैसे मोबाइल का कनेक्शन मेरी मर्ज़ी है कि मैं पोस्ट पेड लूँगा या प्रीपेड लूँगा, तो मेरे ऊपर थोप नहीं सकती कंपनी कि नहीं साहब आप प्रीपेड ही चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? मैं तो पोस्ट पेड चलाना चाहता हूँ, मेरे पास है, मेरा कनेक्शन जो है पोस्ट पेड कनेक्शन है मेरे पास, तो मैं अपनी मर्ज़ी है मेरी, मैं क्या चीज़ लेना चाहता हूँ। आप थोपेंगे थोड़ी मेरे ऊपर कि नहीं साहब आप प्रीपेड लीजिए। तो एक तो ये थोप रहे हैं। अगर किसी के मीटर में कोई शिकायत नहीं है, आप जा रहे हैं ज़बरदस्ती तरीके से उसका पुराना मीटर काटे ले रहे हैं और नया मीटर लगाए दे रहे हैं, या तो मीटर में कोई कंप्लेंट हो, मैं खुद करूं कंप्लेंट कि ये मीटर काम नहीं कर रहा है, तो आप बदल सकते हैं। आप आकर मेरे सही मीटर को उतार के एक तरफ रखे दे रहे हैं कि साहब ये नहीं, आप ये वाला लगाओ, तो इसका मतलब वो गलत था। इतने टाइम से जो हम चला रहे हैं वो गलत मीटर था, वो भी तो आप ही ने लगाया था, मैंने थोड़ी बना लिया अपने घर में। बेशक। तो या तो वो मीटर गलत था या ये मीटर गलत है, कोई तो एक गलत है, दोनों में से आप क्यों चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी सोच के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आप यूँ चेंज कर रहे हैं कि आप प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, गरीबों की जेब से पैसा खींचना चाहते हैं। जो बेचारा मज़दूर सुबह से शाम तक मेहनत करके 500-700 रुपये कमा के लाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा आप बिजली के नाम पे उससे छीन लेना चाहते हैं। ये ज़्यादती कर रहे हैं आप। इसके ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। हम लोगों ने अभी कल ही आंदोलन किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बिजली फ्री देना जानते हैं।
एग्जैक्टली। हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और आप उसके विपरीत स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये हमारा कोर मुद्दा है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको देखा कि आप अपनी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए बच्चों को छोटी छोटी तरबियत देते हैं, और भी इस लेवल पे, इस ग्राउंड लेवल पे शायद ही मैंने कोई और दूसरा ऐसा लीडर देखा होगा जो काम करता है। तो क्या आपको राघव चड्ढा की तरह नहीं लगता कि आप सही आदमी गलत पार्टी में? राघव चड्ढा अब देखिए, राघव चड्ढा साहब को पहचान देने वाली आम आदमी पार्टी। जी। राघव चड्ढा को 10-12 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं। एक सीए के तौर पर काम कर रहे थे। बहुत सीए हैं इस देश के अंदर, हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, उनको दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, फिर उनको राज्यसभा भेजा। बहुत इम्पोर्टेंट कुर्सियों पर उन्होंने काम किया है आम आदमी पार्टी में। आज वो डर गए भारतीय जनता पार्टी से, या लालच में सौदा कर लिया, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। बेशक। क्योंकि आपका सबसे बड़ा लीडर जब जेल में गया तो आप यहाँ नहीं थे, आपको उसके साथ मॉरली सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए था। हम गए दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश से अपने साथियों को लेकर गए, बेशक। धरना दिया, प्रदर्शन किया अपने लीडर के लिए। संजय सिंह गिरफ्तार हुए, हम गए। मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, हम गए। सारे हमारी टॉप लीडरशिप को आपने जेल में डाल दिया झूठे मुकदमे लगाकर। और राघव चड्ढा और वो लोग साथ खड़े नहीं थे, भाग गए देश छोड़ के साहब आंखों का इलाज कराने गए। वहाँ से बैठकर तो आप अपनी एक सिंबॉलिक ट्वीट कर सकते थे, स्टेटमेंट जारी कर सकते थे। तो आप बहुत पहले से भाजपा में अपनी गोटियां जमा रहे थे। और उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसको सरकार ने उनसे कहा कि एयरपोर्ट के ऊपर चाय का मुद्दा उठा दो, हम सस्ती कर देंगे। समोसों का मुद्दा उठा दो। अच्छा। अब चाय और समोसों के मुद्दे क्या इतने बड़े इश्यूज़ हैं? आज जो ज़ाती देश के अंदर हो रही है, जो बेरोज़गारी है, जो भुखमरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है, बिजली नहीं है, उन पर तो आप बोल नहीं रहे हैं। सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष जब वॉकआउट करता है तो आप जाते नहीं, बैठे रहते हैं वहाँ सदन में। इसके चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ मोशन लाना था तो सब ने सिग्नेचर किए, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं किए। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे पार्टी की कुर्सियों पर पहुंचने के बाद, और इनको जाना भाजपा में था। आज देख लीजिए क्या हुआ, सारे फॉलोअर्स उनको छोड़ के चले गए। एग्जैक्टली। कितने बड़े पैमाने पर जैनजी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। किसी के लगभग 25 लाख फॉलोअर कम हो जाएं, ये बड़ा मैसेज है। और चुनाव लड़कर देख लें देश में किसी भी कुर्सी पर राघव चड्ढा, उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी क्या है। अच्छा, हिंदुस्तान में अभी आपका फेवरेट लीडर कौन है? संजय सिंह। क्यों? बहुत बेबाक, बहुत नीडर और बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले लीडर हैं। ऐसे लीडरों की ज़रूरत है हिंदुस्तान के लोगों को। संजय सिंह बहुत दबंग आदमी, बहुत नीडर, और बहुत ही जो जितना सादे मिजाज के और जितना बाहर से दिखते हैं उतना ही अंदर से वो सॉफ्ट और इंसानियत वाले इंसान हैं। बहुत हमदर्दी है उनके दिल में गरीबों के लिए, और वो बड़ी मुस्तैदी से चीज़ों को उठाते हैं। सॉफ्ट हार्टेड है। तो जिस तरीके से जो जिस लेवल पे वो इश्यूज़ को उठाते हैं, शायद से अभी कोई भी किसी भी पार्टी के लीडर इस तरीके के, और फैक्ट जो ख़ास तौर पे वो प्रेजेंट करते हैं। जी बेशक हमारे भी वो फेवरेट लीडर। जी। ठीक है। तो आपको मैंने देखा कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को अपनी सोसाइटी के थ्रू एजुकेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाते हैं जो उन्हें शायद हर स्कूल ना सिखाएं। तो आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी की होंगी इस दौरान। तो आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या बदलाव हैं जो होने चाहिए? देखिए, एजुकेशन में मुझे लगता है थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे काम होना चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम भी स्कूलों से और कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं, तो ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंसान के जहन में जब एग्जाम्पल सेट करके चीज़ें रखी जाती हैं तो वो ज़्यादा देर तक उसके माइंड पर मेमोरी में रहती हैं, प्रेस हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से कोशिश यही होना चाहिए कि बच्चों को इस अंदाज़ में पढ़ाया जाए कि वो उनको एक मज़ा आए, इंजॉय करें, खेल लगे उनको, और वो तालीम के साथ तरबियत भी सीख जाएं। बिल्कुल। तो यही एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है होना चाहिए।
ताकि बच्चा स्कूल जाते हुए डरे ना, खुश हो और कोई छुट्टी ना करे स्कूल की। अब मेरी क्लास में बच्चे छुट्टी नहीं करना चाहते। अगर किसी दिन बारिश हो जाए और चूंकि हमारे पास वहाँ छत नहीं है, हम खुले पार्क में बैठ के पढ़ाते हैं, तो अगर बारिश की वजह से छुट्टी करना पड़ जाती है तो अगले दिन बच्चे बड़ा नाराज़ होते हैं कि सर वो आप आए नहीं। मैंने कहा भाई बारिश हो रही थी, कैसे पढ़ाते? तो बोले नहीं सर हम भीगते हुए पढ़ लेते। तो ये बच्चों के अंदर जो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये वो बच्चे हैं जो स्कूल से बड़ा दूर हैं। बहुत चंद बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में सरकारी तौर पर जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको बड़ा शौक़ है पढ़ने का। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई दिन छुट्टी ना हो। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, सैटरडे और संडे 2 दिन हम उसको ऑफ रखते हैं, और ये 2 घंटे की लगभग ट्यूशन क्लास होती है। और इसमें बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्टिविटी करके हम सिखाते हैं, तो उसमें बच्चों को मज़ा भी आता है और फिर वो एक्टिविटी करके सीखते हैं, उनकी मेमोरी में चीज़ें रहती हैं। तो माशाल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर अभी मुझे 1 साल हुआ है उस क्लास को चलाते हुए, थोड़ा वक्त और गुजर जाए तो बड़े अच्छे CBSE बोर्ड के बच्चों के साथ अगर उनको आप बिठा देंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये बच्चे एक पार्क में बैठ के पढ़ रहे हैं और ये बच्चे लाखों करोड़ों खर्च करके बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे ऐसी उम्मीद है, और बहुत ज़्यादा चेंज है वहाँ सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर। अभी उत्तर प्रदेश में आपने एक वोट बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, बहुत ह्यूज रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, आपके साथ लीडर संजय सिंह भी मौजूद थे। आपको क्यों लगता है कि वो रैली ज़रूरी थी? देखिए, आज हमारा अगर हमारे पास क्या है, सरकारों को आईना दिखाने के लिए, सरकारों को सबक सिखाने के लिए क्या चीज़ है? वोट का अधिकार, एक केवल वोट, और वो भी 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो अधिकार भी जब हमसे छीन लिया जाएगा तो आदमी कहाँ सरवाइव करेगा? उठा के आप डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे जब हम सरकारों के काम के नहीं रहेंगे तो हम तो आपको बोझ लगने लगेंगे। आज ही बोझ लगते हैं, बिल्कुल, जबकि 5 साल में हमारी ज़रूरत पड़ती है सरकार को। हाँ, नेता आते हैं घर पे वोट मांगने के लिए, तो कोई इंसान यही तो कहता है कि भाई हमारा सड़क बनना है, हमारी लाइट लगना है, हमारा नाली साफ़ होना है, हमारे यहाँ जो है स्कूल खुलना है। तो नेताजी वादा करते हैं कि हाँ साहब हम करेंगे। तो अब पता चला आपने वोट का अधिकार ही छीन लिया। कितने, लगभग 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश के अंदर काट दिए गए। और ये जब कटे हैं जब हम लोगों ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया है। ये तो आधा आधा कर देते, मेरे ख्याल से 50% वोट काट देते बिल्कुल, अगर इन मुद्दों को हम लोग नहीं उठाएं तो। संजय सिंह 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल पद यात्रा, जाड़ों के अंदर, ठंडी रातों में, गर्मियों के अंदर। अभी आगरा से मथुरा हम लोगों ने पद यात्रा निकाली है 95 किलोमीटर की। तो ज़मीन पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी हमारा संविधान बचा हुआ है। अगर वोट कट गया तो संविधान भी नहीं बचेगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि ये इतना लॉजिकल इशू था और आपने जिस तरीके से इस पे आवाज़ उठाई, आपको, आपके साथ पूरी अपोजिशन क्यों नहीं थी? खाली आम आदमी पार्टी ऐसे इश्यूज़ को क्यों उठा रही है? देखिए, वो कंफर्ट में रहकर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम से बैठ के चीज़ों को ट्वीट कर देते हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सड़क पर आकर संघर्ष करना, पसीना बहाना, पुलिस की लाठी डंडे खाना, जेलों में बंद होना, ये बहुत कम लोगों को जज्बा अल्लाह देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों को देता है तो वो फिर बदलाव भी करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी लीडर ऐसी क्रांतिकारी, और सभी, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी एक तरह से जुझारू और एक पागलपन है काम करने का। तो वक्त वक्त पे एग्जाम्पल भी सेट किया है आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स साहब। जैसे कि रामपुर की बाउंड्री लाइन से बाहर आते हैं जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं और जो लोग इंटरनेट पे दुनिया को देख रहे हैं, उनको आज भी लगता है कि आज़म खान मुसलमानों के मसीहा हैं बहुत बड़े, और उन्हें ये भी लगता है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो सब के सब फेक हैं। आपको क्या लगता है इसमें, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, फ़ेक होते तो उन मुकदमों में सज़ा नहीं पड़ती, पहली बात तो ये है। दूसरा कि वो मुसलमानों के अगर मसीहा हैं तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या एक काम कर दिया अपनी सरकार में, ये बता दीजिए। मदरसा आधुनिकरण का मुद्दा जब उनकी सरकार होती थी
तो मदरसा आधुनिकरण के लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा था। 6-6 महीने का उनके ऊपर ड्यूज़ था उनकी सरकार के ऊपर। जब वो लोग अपनी मांग लेकर गए आज़म खां के दरवाजे पर, क्योंकि वो उसके मंत्री थे, मदरसा बोर्ड वगैरह के जो मिनिस्टर थे वो आज़म खां थे, ठीक है। माइनॉरिटी मिनिस्टर आज़म खां थे। तो ये जब पहुँचे तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पे ज़बरदस्त लाठीचार्ज कराया अपने दरवाजे के आगे लखनऊ के अंदर। दौड़ा दौड़ा के पीटा मदरसा के शिक्षकों को, आज़म खां ने पिटवाया उनकी सरकार में। 2015 की बात है जी। गूगल खोल के सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी सारी स्टोरीज़। ये मुसलमानों के रहनुमा हैं। सिर्फ ऊंची टोपी लगाकर मुसलमानों की बातें कर कर आप मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। लमरेटा स्कूटर से आप अरबपति हो गए, आप मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। यूनिवर्सिटी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आपने खोली है, करोड़ों रुपए का चंदा आपने गल्फ़ कंट्रीज से लिया, करोड़ों रुपए की चीज़ें आपने सरकार से ले ली, और आज वहाँ कितने रुपए में एजुकेशन मिल रही है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और आज़म खां की यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर उठा कर देख लीजिए आप। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। MAT यूनिवर्सिटी, TMU यूनिवर्सिटी और जौहर यूनिवर्सिटी, इन तीनों का फ़ीस स्ट्रक्चर आप चेक कर लीजिए। 19-20 का फ़र्क मिलेगा। मुसलमानों के रहनुमा आप जब कहलाएंगे जब आप मुसलमानों को बहुत ही न्यूनतम दाम पर उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक। आपके स्कूल में तो आपने 4 स्कूल खोले, चारों सरकारी बिल्डिंगों में खोले, एक भी बिल्डिंग आपने ख़रीदी नहीं। उस स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर 1500 रुपये महीने का है, और आपने हरी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि मैं गरीब के बच्चे को 20 रुपये में पढ़ाता हूँ। ये कोरा झूठ है, ये सिर्फ उनके हवाई बातें हैं। अगर आप रामपुर में, मैंने कहा उस वक्त सार्वजनिक मंच से कि आप केवल 50 बच्चों के ऐसे नाम दे दीजिए जिसको आपने 20 रुपये में पढ़ाया हो, जाइए राजनीति छोड़ देंगे। 50 तो छोड़िए, 5 बच्चों के नाम नहीं दे पाए। उसके विपरीत इनके स्कूल के कम से कम 10 बच्चों के नाम मैं दे दूंगा जो मेरे पास आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ ये कहते हुए कि साहब हमारी फ़ीस बकाया है, आज़म खां के यहाँ देना है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने रिज़ल्ट रोक लिया है, रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं वो। तो जिसकी फ़ीस जमा नहीं होती है उसका वो रिज़ल्ट नहीं देते हैं, दबाव बनाते हैं फ़ीस जमा करने के लिए, और बदले में कहते ये हैं कि मैं 20 रुपये में पढ़ा रहा हूँ। ये अंतर लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका फ़ायदा दिखाकर जो वो अपने आप का फ़ायदा ले रहे हैं, अपने बेटे को विधायक बना दिया, नाबालिग बेटा, राजनीतिक नाबालिग ही कहूँगा, उसको आपने विधायक बना दिया ज़बरदस्ती 24 साल की उम्र में। तो बीबी को आपने MP बना दिया, सारी कुर्सियाँ आपको चाहिए आपके घर के अंदर, कोई आपका साथी चुनाव नहीं लड़ सकता, सब कुर्सियाँ आपको चाहिए। ये मुसलमानों की आप रहनुमाई करेंगे? कौन सा आपने मुसलमान को फ़ायदा पहुँचा दिया है? अच्छा, वक्त बदल रहा है। जो शुरुआत आपने की थी, आपने जो ग्राउंड रियलिटी दिखाना शुरू किया था, एक्सपोज करना शुरू किया था, अब लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे विक्टिम से ही मिले होंगे जो ख़ास तौर पे आज़म खां के ईगो का शिकार हुए हैं, और उनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे दर्दनाक स्टोरी किसकी थी, तो आप ऐसी? शहज़ादी बेगम की। अच्छा। यतीम खाने में एक 90 साल की बुज़ुर्ग शहज़ादी बेगम, उनके मकान को तोड़ दिया गया, और वो मतलब 90 साल तो उनकी ख़ुद की उम्र थी, वो उसी बस्ती में पैदा हुई थी, और वो बताती थी कि उनके वालिद भी बहुत बुज़ुर्ग थे, और वो बताते थे कि हमारे दादा यहाँ रहते थे। तो उनका इतना बड़ा इतिहास कि वो 100-150 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, और आज़म खान ने, चूँकि वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे जगह है, वफ़ बोर्ड की जगह है, वो वफ़ के किराएदार हैं, वफ़ से आवंटन है उनके पास, तो वहाँ पर आज़म खान को सनक सवार हुई कि इस बस्ती को तोड़कर मैं यहाँ पे अपना एक स्कूल खोलूँगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल रामपुर पब्लिक के नाम से। तो उन्होंने उस पूरी बस्ती पर बुलडोज़र चला दिया, उनके आवंटन कैंसिल कर दिए, अपना वो बना दिया उसको। आले हसन जो CO सिटी था उसको जौहर ट्रस्ट, उसको जो है इस वफ़ संख्या 157 का वो बना दिया मुतवल्ली, और फिर उसने उन गरीबों का आवंटन कैंसिल कर दिया और जौहर ट्रस्ट को वो जगह अलॉट कर दी। उसके बाद बस्ती गिरा दी पूरी, उनके गाय भैंस जानवर सब काट के रस्ती छोड़ दिए, और सबको बसों में भर के पुलिस लाइन ले गए। वो शहज़ादी बेगम जब रात को 2 बजे मुझे फ़ोन करके रो रही थी, तो वो आवाज़ें उनकी रोने की आज भी मेरे जहन में नक्श हैं, जो जुल्म उनके साथ हुआ था। अबरार की कहानी आलियागंज में,
अबरार के कमर पे 10 ईंटें रखकर उसको मुर्गा बनाया, अपने हाथ से अबरार को पीटा उन्होंने। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लोगों के बीच नहीं पहुंचती हैं, और जब पहुंचती हैं तो लोग कहते हैं कि साहब ये सरकार कर रही है, ये फलाना हो रहा है, ये धमाका हो रहा है, ये झूठ हो रहा है। अरे विक्टिम सामने हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बता रहे हैं अपनी दास्तां, आप कह रहे हैं कि झूठा है। भाई मेरी मार्केट टूटी है और मैं बता रहा हूँ टूटी है, और उसके अखबार, उसकी पुष्टि है, उसके कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके पिक्चर्स हैं, वो झूठ है। आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज़म खान रो रहे हैं बैठ के, उनका परिवार आंसू दिखा रहा है मगरमच्छ के, तो उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। वो मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं है शायद आपकी नज़र में, चूँकि ये गरीब हैं इसलिए मुसलमान नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बड़ा आदमी आपको मुसलमान नज़र आ रहा है। बहरहाल वो चीज़ें बार बार कुरेदना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपने मक्का अजीज़िया के जो मिसमैनेजमेंट चल रहा था उसका एक मुद्दा उठाया, और वो आपके बाद एक बहुत नेशनल मुद्दा हो गया, बड़े सारे लोगों के नज़र में आ गया। तो उसकी पूरी स्टोरी क्या थी, एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि आपके वो चीज़ को हाईलाइट करने के बाद क्या चेंजेस आए? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया एक हाजी से लगभग 4-4 लाख रुपए लेती है। ठीक है। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, अच्छे होटल में ठहराया जाए। 4 लाख रुपए एक भारी भरकम रकम होती है, कोई कम अमाउंट नहीं होती है। ठीक है। आदमी की आस्था जुड़ी हुई है, उसके फ़र्ज़ में शामिल है हज करना। तो हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े पैमाने पर हर साल हज पे जाते हैं, और हर साल मक्का के अंदर, मदीना के अंदर हज कमेटी की तरफ से बदइंतज़ामी की ख़बरें आती हैं। इस बार रामपुर के बहुत सारे लोग गए, मेरे भी अजीज़ गए थे उसमें। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ की वीडियो बनाकर भेजी कि भाई एक कमरे के अंदर 8 से लेकर 16 लोगों को रखा गया है, महिलाओं को अलग कर दिया गया है, उनका फ्लोर ही बदल दिया, जेंट्स को अलग कर दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो बना कर दिखाई कि 16 लोगों पर एक वॉशरूम है, और वॉशरूम की कंडीशन इतनी घटिया थी कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसके पाइप्स चोक थे, कीचड़ भरी हुई थी फ्लोर पे उसके, और वो टॉयलेट का गंदा पानी रूमों के अंदर खड़ा हुआ था, चूँकि रूम से अटैच था वो। बिल्कुल। तो रूम के अंदर पानी खड़ा हुआ है, अब उसी में आपको सोना है, उस पानी के बीच में, उसी में आपको अपने बैग्स रखना है, अपने कपड़े, अपना सामान रखना है। तो बड़ी उनके लिए अजीब सी स्थिति थी। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ से छोड़कर किसी और अपना प्राइवेट तरीके से होटल ले लेंगे, यहाँ तो रुक नहीं सकते इस गंदे पानी के बीच में। तो वो पासपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं साहब आप तो यहाँ से जाएंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको रहना भी यहीं पे है। तो फिर उसको मैंने, वो वीडियो उन्होंने मुझे वहाँ से भेजी, रामपुर के लोगों ने, हमारे अजीज़ भी थे उसके अंदर। मैंने उसको अपने सोशल अकाउंट पे डाला, मैंने हज कमेटी के चेयरमैन को लेटर लिखा, संजय सिंह को मैंने फ़ोन करके पूरा मुद्दा बताया कि ऐसे ऐसे ये परेशानी है, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, हज कमेटी की ये बंदोबस्त है। संजय सिंह ने इसको बड़ी मजबूती से उठाया, अपने सोशल अकाउंट पे डाला, और जैसे उन्होंने डाला उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर सरकार अलर्ट हो गई। उसका असर ये हुआ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और इंडियन एम्बेसी टू रियाद, जितने भी उनके हायर अथॉरिटीज़ थीं, वो सब उस होटल पे गईं। आसफ़ अल कुरैशी होटल जो मक्का अजीज़िया के अंदर था, और उन्होंने जाकर उस पूरे फ्लोर को चेक किया। उन्होंने माना कि हाँ ये फ्लोर रहने लायक नहीं है। उस फ्लोर को उन्होंने सील किया, और सील करके उन्होंने 7th फ्लोर पे उनको शिफ्ट किया। लिफ्ट ख़राब थी, लिफ्ट के लिए फिर उन्होंने मैकेनिक्स बुलाए, लिफ्ट ठीक कराई। वाईफाई नहीं था, वाईफाई लगवाया। फ्रिज नहीं था, फ्रिज रखवाया। पानी के डिस्पेंसर्स रखवाए। तो जब संजय सिंह मुद्दा उठाएंगे और आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाएगी तब आप काम करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुआ ये कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, हर बड़े सोशल हैंडल ने उसको डाला। उसकी अवज़ में जो यूनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देना पड़ी कि हमने वहाँ पे मैनेजमेंट को टाइट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और उसको हमने सारी सुविधाएं ठीक की हैं। ये एक मामला आपने ठीक कर दिया, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कि आप इतनी मोटी रकम ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, और सहूलत के नाम पर आप उसको ज़ीरो जंगल में ठहराए दे रहे हैं ले जाकर। बिल्कुल, ये तो ज़ाती है ना, तो इतनी ज़ाती नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष के तौर पर संजय सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के हाजियों को जो हज पर गए हुए हैं बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, और अब सरकार उस पर
अलर्ट हुई है, उन्होंने बाकायदा ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई किसी भी हाजी को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को जब सही तरीके से उठाया जाए तो सरकारों को काम करना पड़ता है। बिल्कुल तो आईना दिखाने का काम विपक्ष का होना चाहिए। संजय सिंह वो बाखूबी कर रहे हैं। साहब, मैं खालिद रज़ा और ये मेरी पूरी टीम और हमारे चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड आवाज़, हो रहा आपका कैमरा। आप क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों से और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छे सवाल और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ। पता नहीं चला कि कब 1 घंटा गुजर गया और बहुत अच्छे इश्यूज़ आपने रखे और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी टीम से मिलकर। मैं चाहूँगा कि अनफिल्टर्ड को सारे लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप इसी तरीके से तरक्की करें और जो जायज़ मुद्दे हैं वो आप अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू और लोगों को भी बुलाएं और रखें ताकि लोगों तक वो आवाज़ पहुँचे। और आपकी टीम को, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए। तो ये थे हमारे लीडर, हमारे गेस्ट फैसल ख़ान लाला साहब। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में एक्सपोज हुई जो शायद से बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची थी। और मोर देन दैट मैं बोलूँगा कि साहब की जर्नी से जिस तरीके से इन्होंने कोप अप किया, ओवरकम किया, वो एक मोटिवेशन से कम नहीं है। तो जो भी लोग देखेंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे। आपको इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल अनफिल्टर्ड आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।